नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक बीजेपी गवर्नमेंट से जिस तरह से मुस्लिम समाज दूरियां बनाए रखता है, हकीकत में बीजेपी गवर्नमेंट है क्या, ये अगर हमें समझना है तो ऐसे बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं से और ऐसे पदाधिकारियों से मिलना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलाने के लिए लाए हैं, रूबरू कराने के लिए आए हैं। हमारे साथ में है अब्दुल बारी साहब, जो बीजेपी से पिछले 2004 से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथराव जी मुंडे इनके बहुत ही निकटवर्ती हैं, इनके बहुत ही करीबी रह चुके हैं। अब्दुल बारी साहब ने जिस तरह से काम किया है बीजेपी में, ये कई तरह के पदों पर बैठे हुए हैं और कई तरह की यहाँ पर कमेटियों में जाकर इन्होंने बीजेपी के ज़रिए से काम किया है। और जिस तरह से इन्होंने समाज में रहकर समाज के हित के काम किए हैं, आइए जानते हैं बीजेपी के बहुत ही खंभीर नेतृत्व अब्दुल बारी साहब से। बारी साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। कुछ करते हैं। अब्दुल बारी साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। और किस तरह से आप देखते हैं कि आपने जिस तरह से बीजेपी में रहकर समाज के हित के काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में 2004 से जो मैं काम करता आ रहा हूँ, जनाब मुंडे साहब के साथ, प्रभु महाजन साहब के साथ, जो पंकजा मुंडे साहब के साथ, जो मैं अच्छा काम किया 2004 से तो आज 2024 तक 22 तक जो काम करते आ रहा हूँ, तो तकरीबन हर पदों को मैंने भुगतता हुआ, हर पद का काम करता हुआ और समाज क्षेत्र में और पार्टी के हर वो सत्य में काम किया जो मुस्लिम समाज से, हर समाज से अटैच हो, पूरा अच्छी तरह से काम करते हुए पार्टी को बढ़ाने का काम किया। तो 25 शाखा स्थापना किया। सबसे पहले जनाब मुंडे साहब हयात थे, मुंडे साहब के ज़माने में पाशा पटेल और धनंजय मुंडे साहब, हम सब साथ में एक साथ काम किए। तो उस वक्त मैंने 25 शाखा, उसके बाद युवा मोर्चा सरचिटनी से दिया गया मुंडे साहब ने मुझे। उसके बाद परभनी के अंदर आने के बाद और फिर मैंने शाखा यहाँ पे स्थापना की। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा पे महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, 2-3 बार बना हूँ और रेलवे बोर्ड पे भी रह चुका हूँ। और समाज क्षेत्र में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के नाम से बहुत से काम किए और अभी और कर मुस्लिम समाज इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर हो और मुस्लिम समाज जुड़े। किस तरह के आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम किए हैं और समाज को आपकी वजह से कितना बेनिफिट हुआ है, हकीकत में हमारे दर्शकों को आप ये बात बताइए कि समाज में मुस्लिम समाज ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से आज की डेट में जुड़ना चाहिए। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो गवर्नमेंट थी, उद्धव बाला ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट गिर गई है। और अब अभी इस वक्त शिवसेना के ही जानी मानी शख्सियत एकनाथराव शिंदे, जो शिवसेना के खंभीर नेता हैं, इनके साथ में बीजेपी ने अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये उप मुख्यमंत्री पद इन्होंने लिया है और एकनाथराव शिंदे इन्हें मुख्यमंत्री पद देकर जिस तरह से ये महाराष्ट्र में अलायंस में काम करती हुई नज़र आ रही है बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट, आप इस गवर्नमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं और लोगों ने कितना इस गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सब आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत जो अभी बैठी है, जिस तरह से काम करने जा रही है, जनाब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बड़ा अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका बोलना कम है, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा लिखने से ज़्यादा बोलते ज़्यादा है, फास्ट काम कराते हैं, ज़्यादा वक्त को ज़ाय नहीं करते हुए, लोगों की मन भावनाओं को समझते हुए, वो चाहे दिल्ली में हुए हो तो यहाँ का काम करते हैं, बोल के फ़ोन पे ही काम कर देते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री से मिलना बोले तो अब मुश्किल की बात नहीं रही। पहले था कि लाइन में खड़ा रहो, मुख्यमंत्री से मिलना है, उनके वेटिंग लिस्ट में आओ, अब वो दौर नहीं है। और काम के लिए जो भी जितनी सहूलतें हैं माइनॉरिटी के लिए उन्होंने दी है, चाहे वो स्कॉलरशिप में बोलो, चाहे वो तुम्हारे स्कॉलरशिप के साथ साथ तुम्हारे दूसरे जितनी माइनॉरिटी के अंदर जो जो फ़ायदे हो सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने और बहुत से फ़ायदे देने की तैयारी करेंगे और बहुत से स्कीमें और आएंगी इसमें, और बीजेपी और बहुत से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगी। आप अगर देखेंगे तो शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे महाराष्ट्र में राज करती थी और परभनी ज़िला शिवसेना का गढ़ माना जाता था। शिवसेना में अब 2 सेक्शन हो गए हैं, एक शिंदे गढ़ आ गया और एक पुरानी शिवसेना आ गई है। हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनके 2 गठ होने की वजह से बीजेपी को परभनी ज़िले में कितना फ़ायदा होगा और किस तरह से बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने की कोशिश करेगी? बीजेपी खुद एक गठबंधन बहुत मजबूत है, बीजेपी का बूथ प्रमुख बहुत मजबूत है, बीजेपी का मंडल बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ज़मीनी सतह में बहुत मजबूती की रखी। बीजेपी अपने दम पे बहुत ताकत से तैयार है और प्लस ये इसके साथ शिवसेना का युति में आना, पहले भी युति में थी, बीच में थोड़े से बिछड़ गए थे मगर अब और मिल गए हैं, फिर युति के साथ चलेंगी सरकार और एक बार।
मगर काम करने का जो ढंग है भी भारतीय जनता पार्टी का, वो एक ज़मीनी सतह से लेके आसमान तक चलता हो। यानी कि कोई एक छोटा कार्यकर्ता भी इससे नाराज़ नहीं हो सकता, उसको उसका मौका मिलने वाला है। वक्त थोड़ा लगता मगर मिल सकता है। अब जिस तरह से परभणी जिला शिवसेना का गढ़ माना जाता था, क्या अब यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के लिए बीजेपी से कैंडिडेट्स आएंगे, ऐसा कुछ बीजेपी का प्लान है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अभी बीजेपी और आलाकमान जो तय करेंगे कि युति सरकार में किसको जगह देंगे, वो दो तय उनके ऊपर से होगा। ये उनका निर्णय है, चाहे वो नड्डा साहब हो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे महाराष्ट्र के बावनकुळे साहब हो, ये उनका अपना निर्णय है और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लेवल का निर्णय है। आप जिस तरह से 2004 से इस बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने सामाजिक काम में बहुत ही अग्रसर रहकर काम किया है और इसी के साथ में आपने यही सामाजिक काम तो किया ही किया है, इसके अलावा कुछ स्कूल्स को भी आपने बचाया है, जैसे कि परभणी शहर का डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल। यहाँ पर आप जिस तरह से बेलौस काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट ने आपको इस ऐसी चीज़ों के लिए कितना बेनिफिटेबल बनाना चाहिए और आपको किस पद से आपको नवाजना चाहिए? आप क्या मांग करेंगे आपके महाराष्ट्र सरकार के आला कमान के पास में कि आपको कौन सी जिम्मेदारी इन लोगों ने देनी चाहिए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जो बनी है, सरकार के अंदर उन लोगों का भी ध्यान रखता हुआ काम चलना चाहिए जो पुराने लोग हैं, जिसने ज़िंदगी अपनी लगा दी, वक्त गायब किया है, तो उनका कुछ ख्याल करते हुए वैसा भारतीय जनता पार्टी पूरा ख्याल कर रही है। इस सतह में कोई रुकावट नहीं है, मगर जहाँ पे जो मौका मिले उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पर, आपको जहाँ सतह बनती है, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन में हो, चाहे उसके वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर में हो, एक माइनॉरिटी के लिए तो वही जगह बची जहाँ जहाँ जो मिलती है, वो जगह पे अगर मुस्लिम को ऐड होता है तो कोई मुश्किल नहीं है। परभणी की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप कि किस तरह से आपने बीजेपी से जुड़ना चाहिए और यहाँ के मुस्लिम समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा अब शिंदेगढ़ और बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूँगा कि भाई अगर बीजेपी को अगर नज़दीक से समझ के नज़दीक से जाके देखेंगे तो समझ में आएंगे। अगर मैं दूर से देखूँ कोई चीज़ को तो मुझे समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मुझे इतना मालूम है कि तुमको उस जगह पे तुम जाने के बाद नर्वस तो नहीं होंगे, काम तो होना है, आपके कामों की बुनियाद ज़्यादा है, आपको काम होता है, आपकी हर चीज़ होती है, तो आप क्यों नर्वस होंगे? वो अपने अपनी सोच की विचारधाराओं की बातें हैं। अगर जिसको समझ में आता है, यानी कि जो चीज़ ये पार्टी से अटैच होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और उनके अपने मन भावना है, ये पार्टी गलत है, ये सही है, वो सही है, वो अपने ऊपर निर्भर रखता है, अब अपने खुद की समझ पर निर्भर। ऐसा देखा गया है कि बीजेपी की, ठीक है मुस्लिम समाज बीजेपी से नाराज़ रहता है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो ऐसी सूरत में कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिसका फ़ायदा मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से हुआ है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको देखा जाए तो महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना, ये जो स्कीम मोदी गवर्नमेंट ने चलाई थी, केंद्र ने जो स्कीम चलाई थी, पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी इससे फ़ायदा उठाया है और आज की डेट में मुस्लिम समाज के लोगों के घर में भी इस स्कीम के गैस कनेक्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा जिस तरह से महिलाओं की मदद करने का मामला, उसके बाद राशन कार्ड का मामला, ऐसी स्कीम्स जिस तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने लेकर आई, इसकी वजह से मुस्लिम समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाया है। और जब जिस गवर्नमेंट का हम बेनिफिट उठा रहे हैं, उस गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए मुस्लिम समाज से ख़ास तौर से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे और क्या अपेक्षा आप मुस्लिम समाज से रखते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम समाज की कोई मसले मसाइल है, चाहे वो गवर्नमेंट से अटैच हो, जो आपके मसाइल है, तो उसको आपको डायरेक्ट मुख्यमंत्री से रखना चाहिए, और उसका हल होने के लिए भी, और हल हो सकता है। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आपका हल कहाँ से होगा? आप यहाँ से बोलेंगे, वहाँ बात रखना पड़ेंगे और उसका हल निकलता है। जो भी आपके मसाइल है, चाहे वो आपका तहसील विभाग का हो, चाहे किसी लेवल का हो, चाहे आरोग्य विभाग हो, ये ज़्यादा करके ज़्यादा लेवल इसमें आता ही नहीं होता। तो स्कॉलरशिप के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम वो दी है कि स्कॉलरशिप के लिए फैसिलिटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा की है। वो सब चीज़ों का मामला आप खुद आपकी नज़रों के सामने रखा हुआ है कि भाई जो फीसों के मामले थे थोड़ा कम हो गए, जो बढ़ गए थे कम हो गए, जो यानी कि तकरीबन माइनॉरिटी के लिए फ़ायदे है, खाली नज़दीक जाना होगा उनकी। जो राशन का जो मामला चल रहा है, राशन दुकानों का, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि भाई हर दुकान पर जो तो कैमरा लगा होगा, और उसकी एक कमेटी गठित होगी गवर्नमेंट से। ये गठित कमेटी पूरा निर्भर करेंगी, गौर फिक्र करेंगी कि वहाँ पे किसी को मिल नहीं रहा है या
तो उसका जो नुकसान होगा वो भरपाई के लिए वो गवर्नमेंट से अलर्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ इन लोगों को नहीं मिला है राशन, वो बताएंगे गवर्नमेंट को। और बाज़ाब्ता भाई यहाँ पे कोई चीज़ जैसा कि भाई पहले जो था मामलात के भाई इधर गबन जो हो रहे थे, अब वो मामलात को रफा दफा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नए लॉन्च की कि भाई कैमरे अटैच हो, हर सतह पे नज़र है, ग्राहक नाराज़ ना हो, ग्राहक की जो मजबूरी है, और ग्राहक कोई पैसे वाला नहीं है, इसमें सब राशन में जो आते हैं वो गरीब और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये अच्छी विचारधारा रखते हुए और एक कमेटी गठित की है, जो कमेटी पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे और गवर्नमेंट को पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। थे अब्दुल बारी साहब जो परभनी आज तक के ज़रिए से आपसे मुखातिब हो रहे थे। ऐसी किसी ख़ास शख्सियत के साथ फिर किसी और दिन किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।